नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, कल एक बंगाल से काफी मार्मिक तस्वीर खबर कह लीजिए सामने आई। जब एक सवारी ट्रेन, एक मालगाड़ी ट्रेन टकरा गई सवारी ट्रेन से, और जिसके बाद 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 9 लोग डेथ कर गए हैं और करीब करीब अभी सूचना मिलने तक 41 लोग घायल हैं। ये बंगाल के रीजन, जलपाईगुड़ी रीजन है, वहां पर यह हादसा होता है। और हादसे के पीछे कारण क्या रहता है कि पहले तो देख लेते हैं कि कहाँ ये जगह है। तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो त्रिपुरा के अगरतला से चल के आ रही होती है कहाँ के लिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से आके ये चिकन नेक के पास जलपाईगुड़ी एरिया है, वेस्ट बंगाल का रीजन पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल के रीजन में यहाँ पर आती है, तब तक खड़ी रहती है, किसी कारण से हम कारण जानेंगे। और पीछे से एक मालगाड़ी आती है और टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद से क्या होता है कि 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी जितनी सूचना मिली है उसके आधार पे अब देखते हैं कि कारण क्या रही। तो कारण ये रहा कि आप देखेंगे एक पेपर है, इसमें लिखा क्या है, अथॉरिटी टू पास ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक, है ना, मैनुअल ऑपरेटेड गेट सिग्नल इज डिफेक्टिव, है ना। तो ये जब जो सिग्नल होते हैं, गेट सिग्नल जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाल बत्ती जल रही है ट्रेन से, जब भी आप सफर करेंगे तो रोड के किनारे, जो पटरी के किनारे लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती ये दिख रही होती है ना। रेड सिग्नल जो होता है दिख रहा होता है। तो वैसी स्थिति में जब खराब हो जाता है ये ना, तो ये नोटिस ये जारी किया जाता है, ये पेपर जारी किया जाता है। जारी करने का डेट भी देखेंगे आप, 17 तारीख को ही जारी किया गया है ना। और इसको बोलते हैं टी ए, इसको बोलते हैं TA 912 पेपर, है ना। क्लियरेंस पेपर भी साफ सुथरा में शब्दों में बोले तो बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सिग्नल खराब होता है तो वैसी स्थिति में आपको उस दरमियान आने वाले जिस स्टेशन के बीच में वो सिग्नल पड़ते हैं, वो स्टेशन जारी करते हैं ये पेपर। और पेपर जारी करने के माध्यम से क्या होता है कि जब सिग्नल खराब है या रेड दिखा रहा है, फिर भी आप सिग्नल को सरपास करके आगे जा सकते हैं ट्रेन को लेके। कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं पास करने के लिए। हालांकि देखिए कि ये जो सिग्नल नंबर है, 9 तरह के जो सिग्नल हैं उनको पास करने के लिए ये जारी किया गया था, है ना। जब सिग्नल खराब था तो ये 9 सिग्नल है। और इसमें यह भी कहा गया है, नोट में कहा गया है, ऑल लेवल क्रॉसिंग गेट्स पास आफ्टर इंश्योरिंग, क्या है, क्लोजर द गेट, है ना। अगर गेट क्लोज है तभी पास किया जाए। तो ऐसी स्थिति बनाई गई है। अब जानते हैं कि शर्तें क्या थी। शर्तें किसमें, शर्तें जो T1912 पेपर है इसमें शर्तें क्या रखी गई हैं। तो शर्त यह है कि आपको पास दिया जाएगा, है ना। ट्रेन को अगर ऐसी स्थिति है तो पास मिलेगा, लेकिन आपको हर सिग्नल पे, है ना, पर सिग्नल आपको 1 मिनट रुकना होगा। 1 मिनट कब, तो दिन के स्थिति में, यानी कि डे में 1 मिनट रुकना होगा। वहीं अगर बात करा जाए तो रात के समय में 2 मिनट रुकना होगा, नाइट की स्थिति में। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, पर सिग्नल ये तो हो गया, रुकना होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या अथॉरिटी रहती है कि जब विजिबिलिटी ठीक हो, यानी कि जब साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो सब, तब आप 15 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम स्पीड पर, है ना, मैक्सिमम स्पीड पर चला सकते हैं ट्रेन को। और वहीं विजिबिलिटी अगर लो है, लो विजिबिलिटी है, तो वैसे में 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आप चलेंगे। ये बेसिक रूल थे, शर्त थे इस पेपर के साथ अटैच होके। आपको पास तो दिया जा रहा है सिग्नल को सरपास करने के लिए, लेकिन आपको ये फॉलो करना होगा। साथ में आप 150 मीटर का दूरी को मेंटेन रखेंगे। किससे डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, अगली ट्रेन जो सामने है आपके, है ना, जिससे कि एक मौका मिल जाए कि अगर
कोई स्थिति गड़बड़ होती है तो समय रहते ट्रेन को रोक लिया जाए और दुर्घटना से बचा जा सके। तो हादसा होता कैसे है? अगर इतना टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करवा लिया गया है तो हादसा होता कैसे है? तो दो ट्रेनें इस केस में है हमारे पास। तो कंचनजंगा है एक, कंचनजंगा है ना, और दूसरी ट्रेन हमारे पास है कौन सी? तो एक गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी जिसको बोलेंगे, गुड्स ट्रेन है। तो कंचनजंगा भी जो 9 सिग्नल्स हैं उसको पार करती है। वैसी स्थिति में नियम शर्तों को मानते हुए, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको मानते हुए, जबकि मालगाड़ी क्या है, जो लिमिटेशंस थे, है ना, लिमिटेशंस क्या थे? चूंकि सुबह में घटना है, भोर के समय में घटना हुई है 5 साढ़े 5 बजे करीब में, तो अर्थात रात का समय था, विजिबिलिटी लो थी, विजिबिलिटी लो थी, है ना। फिर भी इसने ये जो 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर पर आवर का जो कंडीशन था उसको फॉलो नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और जैसे ही अचानक से कंचनजंगा इसके सामने आती है तो ये रोक नहीं पाता है और टकरा जाता है। कंचनजंगा से टकराया, कंचनजंगा में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो हादसे का शिकार होते हैं, है ना। तो ये मामला रहा, और ये कोई नई बात नहीं है भारत में ट्रेन हादसा होने का। एक क्या कह सकते हैं, एक टाइमलाइन चलते आ रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छोटे बड़ी मात्रा में आप ट्रेन हादसा देख पाएंगे। जैसे कि बालासोर का आपको घटना याद होगा, बालासोर ट्रेन में, कि उड़ीसा के बालासोर जिले के अंतर्गत 3 ट्रेनें हम आपस में भिड़ गई थी, और 3 ट्रेनें जब आपस में भिड़ी तो हुआ क्या कि करीब 300 लोग मारे गए, है ना, मारे गए, और करीब 900 लोग घायल हुए, घायल हुए। ये सरकारी आंकड़ा है। आप जानते हैं कि अपने भारत में सरकारी आंकड़ों का ठीक ठाक संदेह बना रहता है, और रिकॉर्ड उनका कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। और इसकी प्रामाणिकता कोविड काल के दौरान देखी गई कि किस प्रकार से लोग, किस रूप में लोग मारे जा रहे थे कोविड से, लेकिन सरकारी आंकड़े कितना दबा के दिखाई गए। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, संदेह में बने रहते हैं, है ना। और ये जो 900 लोग घायल हुए थे उनमें से भी कितने लोग मारे गए होंगे ये ईश्वर ही जानता है, ठीक है। तो ये बालासोर की घटना थी। ऐसी तमाम घटनाएं, एक 2018 में घटना हुई थी अमृतसर के दरमियान। उसमें क्या हुआ कि लोग दुर्गा पूजा दशहरा का मेला देख रहे थे, तभी अचानक से एक मेमो ट्रेन आती है और कुछ लोगों पर चढ़ते हुए कुचलते हुए आगे निकल जाती है। लास्ट में जांच पड़ताल हुई, अब पाया गया कि लोगों की गलती थी, है ना। और हर एक्सीडेंट के पीछे कारण क्या मिलता है, मैक्सिमम आप देखेंगे ट्रेन के पीछे कारण क्या मिलता है, तो या फिर तकनीकी गड़बड़ी थी, या फिर जो मरने वाला है या जो पीड़ित है उसी की गलती मानी जाती है। अर्थात जो संचालक हैं रेल के, ट्रेन के, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी हो, इनकी गलतियां नहीं देखी जाती है, इनकी गलतियां होती ही नहीं है, पाप है। हालांकि ये ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ हम आंकड़े देखते हैं एनसीआरबी के। ये दूर से हालांकि तस्वीर है, देखिए कितना भीषण ये हादसा रहा था बालासोर का, जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई और इतना भीषण स्थिति उत्पन्न हुई। ये आंकड़े हैं, द प्रिंट में प्रकाशित हुआ ये आंकड़ा था, 2023 के दरमियान प्रकाशित हुआ है, जून 2023 में, लगभग 1 साल पहले। इसमें क्या है कि एनसीआरबी कहता है कि पिछले 10 सालों में, पास्ट 10 ईयर्स, है ना, 2.6 लाख पीपल, है ना, मरे हैं किस चीज से, तो रेल एक्सीडेंट से भारत में, है ना। वो एक्सीडेंट किसी तरह का हो सकता है, चाहे ट्रेन से कट के मरे हो, या ट्रेन में आग लगी हो मरे हो, या ट्रेन टकराई हो तो मरे हो, या किसी भी कारण से मरते हैं। तो वो करीब करीब 10 सालों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन के कारण, ट्रेन मृत्यु का कारण बनी है लोगों का, है ना। तो ये रहा है आंकड़ा, एनसीआरबी कहता है। और उसमें भी जो कोलिजन है यानी कि टकराव है वो प्रमुख कारण नहीं रही है, बल्कि ट्रेन से गिरने या ट्रेन के चपेट में आने कारण सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। आगे के आंकड़ों में आप देखेंगे, ये एनसीआरबी का ही आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही आंकड़ा है। इसमें देखेंगे कि 5 तरह के जो एनसीआरबी है वो 5 तरह को डिफरेंशिएट करता है, 5 तरह से क्लासिफिकेशन करता है, किसका,
तो ट्रेन से रेल से जो डेथ होते हैं उनका, पहले तो है टकराव यानी कोलिजन, ठीक है, डिरेलमेंट पटरी से उतर जाने की स्थिति, ये एक्सप्लोजन और फायर यानी कि आग लग जाए या फिर कोई एक्सप्लोजन हो, विस्फोट हो जाए, फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन और पीपल गेटिंग हिट बाय ट्रेन, ट्रेन से आप गिर जाते हैं या ट्रेन से टकरा जाते हैं, ट्रेन ये कर देती है। और एक है अदर्स, यानी कि 5 तरह से क्लासिफाइड किया गया है कि 5 तरीके से ट्रेन हादसा हो सकता है। उसमें आप देखेंगे कि जो लाइट कलर में है ना, सबसे ज्यादा फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन और पीपल गेटिंग हिट बाय ट्रेन से लोग मरे हैं। ये सालाना 17 से लेके 21 साल 5 सालों का ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें आप देखेंगे। उसके साथ ये देखिए मैप है, ये मैप में क्या है कि एवरेज एनुअली अगर देखा जाए भारत भर में तो 20,29 लोग एनुअली मारे जाते हैं ट्रेन हादसे का शिकार होकर। और सबसे ज्यादा हादसा कहां देखने को मिलता है, अगर एवरेज देखे सालाना तौर पर इन 5 सालों का 17 से 21 के बीच का, तो महाराष्ट्र में 3238 लोग यानी कि 3238 लोग हर साल ट्रेन हादसे का शिकार होते हैं और मारे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मर जाते हैं। दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2615 यानी कि 2615 लोग मारे जाते हैं। तीसरे नंबर पर बंगाल है, 2393 लोग मारे जाते हैं। वैसे ही कमोबेश देखें तो सारे स्टेट में स्थितियां वैसे ही हैं, ठीक ठाक लोग मारे जाते हैं, चाहे वो ट्रेन के किसी भी स्थिति में मारे जाएं। और ये आंकड़े देखेंगे कि ये एक कि 11 से लेके 21 तक में अगर देखें तो ये 10,000 का डायग्राम है, यहाँ पे 10,000, ठीक, ये 20,000 डिनोट करता है ना। आप देखिए कोई ऐसा 2011 के बाद से कोई ऐसा साल नहीं रहा है जहां 20,000 से कम लोग मारे गए हैं, सब लोग 20,000 से अधिक ही। अब अपवाद स्वरूप आप देखेंगे 2020 है और 21 है, अपवाद स्वरूप ही है। अब सोचेंगे 2020-21 में क्या, तो इस समय क्या चल रहा था, तो कोविड है ना। तो कोविड में क्या स्थिति थी, कोविड-19 के दरमियान कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, ट्रेनों के भी आवागमन बंद थे। तो वैसी स्थिति में लोग कम क्षति हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्षति हुआ है। 10,000 से अधिक लोग तब भी मारे गए हैं। 21 की भी कमोबेश वही स्थिति रही। हालांकि जैसे ही ट्रेनें खुलना स्टार्ट हुई हैं, 21 में भी डेथ का रेशियो देखा जा सकता है। ये स्थिति है। अब इतना ज्यादा मौत होने के बाद सरकार की आंख खुलती है, सरकारें प्रयास करती हैं। अब ईश्वर जाने किस स्तर पर प्रयास कर रही हैं, है ना। लेकिन एक कवच प्रणाली है। कवच प्रणाली क्या करता है, भारत का कवच देखिए, शील्ड है ना, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है कि जब दो ट्रेनें आमने सामने हो या फिर ट्रेन टकराने वाली स्थिति में हो, तो अपने आप ब्रेक लगा देगा, है ना। और इसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसके कारण ये इसको खास बनाते हैं। तो कवच के बारे में हम मुख्यतः जानते हैं। ये कवच है क्या, थोड़ा विस्तार में जरूरी बातें जो जाननी आवश्यक है ना। तो कवच जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि अपने आप काम करता है। ये अगर इंस्टॉल है इंजन में, ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल है, तो इसको संचालित करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही भापता है, कोई हादसा है या कोई नुकसान होने की स्थिति है, तो ये एक्शन मोड में आ जाता है ना। तो ये इसकी खास बात है। इसे कब डेवलप किया गया था, तो 2012 में से डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि RDSO, इसके द्वारा डेवलप किया गया और भारत सरकार इसको 2020 में अपना लेती है। भारत सरकार भारत में 2020 में इसको अपना लिया जाता है ना। और अभी क्या हुआ है कि 2,500 किलोमीटर का ट्रायल हुआ इसका। 250 किलोमीटर का ट्रायल होता है और 1200 किलोमीटर के रूट पर, जो रेलवे रूट हो 1200 किलोमीटर का, वहां पर लगाने का प्रयास चल रहा है। कहां पे, तो साउथ सेंट्रल रेलवे के जून में 1200 किलोमीटर लगाने का। और आगे चल के देखा जाए तो इसको 34,000 किलोमीटर, जो भी हमारे टोटल रेल नेटवर्क है, उसमें लगाने की लक्ष्य रखा गया है कि सबको फिक्स किया जाएगा। हालांकि बालासोर की जो घटना हुई या फिर कल जलपाईगुड़ी की जो घटना हुई है क्षेत्र में, तो वहां पर कवच की जो प्रणाली थी वो इंस्टॉल नहीं थी उस ट्रेन में, है ना। इसके कारण से दुर्घटना होती है। आगे देखिए इसके बारे में। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि 250 किलोमीटर का
शुरुआत हुआ, ट्रायल हुआ है ना, और आरडीएसओ द्वारा, जैसे कि रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डेवलप किया गया है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, यानी कि देसी तौर पर, है ना। भारत का ही ये तकनीक है, भारतीय तकनीक है, यानी कि कहीं दूसरे देश से नहीं लाया गया है, ठीक है। और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया। और इसको क्या मिला है कि जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल होता है ना, उसमें 4 का रेटिंग मिला है, क्लासिफाइड किया गया है ना, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि बहुत अच्छा है। और इसका लक्ष्य भी है कि जीरो टकराव की स्थिति उत्पन्न करना ट्रेनों के बीच में, ट्रेन आपस में टकराए ही ना भारत में, जिसके कारण होने वाला नुकसान लगभग लगभग शून्य की स्थिति में आ जाए, है ना। और ये जो डेवलप करता एजेंसी है आरडीएसओ, वो कहता है कि जो 160 किलोमीटर पर आवर घंटे के पर आवर के स्पीड से भी चलने वाली जो ट्रेन है ना, उसमें भी ये वर्क करता है, उसको भी ब्रेक लगा देता है। और ये आरएफआईडी प्रणाली पर चलता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रणाली पर चलता है ये कवच जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से जो संचार व्यवस्था है उम्दा किस्म की हो पाती है और सही तरीके से ये करता है। तो छोटी छोटी चीजें इसमें क्या क्या है, तो अगर देखें तो पहली चीज तो ये है कि ये जैसे ही टकराव की स्थिति आती है ना, टकराव की स्थिति में क्या करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, स्वतः रोक देता है गाड़ी को, ट्रेन को, जिससे टकराव नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी फाटक है या सिग्नल है ना, तो वहां पर ऑटोमेटिक स्वतः तौर पर अपने से हॉर्न बजाता है ना। इसके अलावा ये गति को नियंत्रण कर सकता है, स्पीड को कंट्रोल करता है अपने से, जब भी उसे संदेह लगता है तो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। जब लो विजिबिलिटी हो ना, यानी कि जब साफ सुथरा सही ढंग से दिखाई ना दे, वो मदद करता है उस समय भी ट्रेन को सही तरीके से संचालित करने में। जब भी देखते होंगे कि कुहासा की स्थिति होती है भारत में, जब ठंडिया सर्दियों का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, तब कुहासा कितने ज्यादा हो जाता है और ट्रेनें चलना लगभग लगभग नामुमकिन की स्थिति में हो जाती है ट्रेनें। उस समय कवच की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वैसी स्थिति में कवच काफी हेल्पफुल हो जाता है। या फिर विंटर का सीजन हो या फिर बरसात का मौसम हो जाए, है ना, जब भी लो विजिबिलिटी होगी, वैसे स्थिति में ये काफी कारगर साबित होता है। और दूसरी चीज कि जब ट्रेनें इतना ज्यादा टकरा रही हैं भारत में, इतने हादसे खबर मिल रहे हैं साल दर साल, ये स्थितियां कम ही नहीं हो रही है। तकनीक जितना बढ़ते जा रहा है, ट्रेनों की स्थिति यथावत बनी हुई है, लोग उससे जान माल के हानि होते जा रही है। वैसी स्थिति में जो टकराव से निपटने के लिए कवच का इंपोर्टेंस बढ़ जा रहा है और कवच की डिमांड बढ़ते जा रही है ना। और प्रयास करने के बाद की जा रही है सरकारों से कि तेजी से काम करें और कवच को जल्दी से जल्दी पूरे भारत भर में इंस्टॉल किया जाए। इसमें इंस्टॉल करने में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? पहली बात तो कि आप आश्चर्य करेंगे कि 1 किलोमीटर के एरिया में अगर कवच को इंस्टॉल करना है तो खर्चा पता है कितना आता है? 50 लाख रुपए। लेकिन फिर भी खुश रहने वाली बात क्या है कि बाकी दुनिया के जो देश है ना, अदर कंट्रीज, वहां पर जहां पर कवच जैसी प्रणाली उपलब्ध है, वहां 2 करोड़ लगता है खर्च। तो दुनिया के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारी जो तकनीक है वो काफी सस्ती और काफी किफायती, काफी बेहतर है ना। तो वैसी स्थिति में जरूरी है, हालांकि इसको 34,000 किलोमीटर तक लगाना है, तो खर्च तो आएगा ही। हालांकि जीवन से बड़ा रुपए होते नहीं हैं, और रेलवे चूंकि फायदे में है, रेलवे चूंकि बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो हम आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी इस पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द तीव्र गति से इसको इंस्टॉल करने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि जब ट्रायल हो रहा था किसका, कवच का, तो मंत्री जी खुद इंजन में बैठे हुए हैं, अश्विनी वैष्णव, है ना, जो वर्तमान समय में भी रेल मंत्री हैं और तत्कालीन समय में भी मोदी 2.0 में भी रेल मंत्री हुआ करते थे।
ये खुद बैठे हुए हैं और ट्रेन सामने से आती है और ट्रेन एक लिमिटेड दूरी पर रुक जाती है। तो ये मोदी मंत्री जी विश्वास दिलाने के लिए करते हैं। हालांकि आश्चर्य का विषय था कि मोदी जी नहीं थे। मोदी जी हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए परेशान रहते हैं, तो मोदी जी होने चाहिए थे, खैर नहीं थे। और अभी आप देखे होंगे कि न्यूज में क्या चल रहा है, तो ये नीतीश बाबू का फोटो है। थोड़ा धुंधला है लेकिन दिखाई दे रहा होगा मोटा मोटी। तो नीतीश जी का एक बाइट चल रही है कि जब वो 1999 में रेल मंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो उस समय जब रेल क्रैश हुआ था, रेल दुर्घटना हुई थी, तो नैतिकता के को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था, है ना। और वैसी स्थिति इन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए कहा जा रहा है वर्तमान में विपक्ष द्वारा भी या चाहे लोगों द्वारा भी कि अश्विनी वैष्णव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि इन्होंने कम से कम शर्म रखी, लाज रखी और इन्होंने इस्तीफा दिया, चलिए ठीक है। लेकिन इस्तीफा विकल्प हो सकता है क्या? अगर किसी के परिवार के कोई व्यक्ति मारा जाता है, रेल एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो अगर आपके इस्तीफा देने से उसकी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। स्थितियों को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा, तो कारण पे पहुंचना होगा, कारण और उसके निदान के स्तर तक जाना होगा, निदान ढूंढना होगा। चूंकि आप मंत्री जी हैं और आप सारे जितने भी सुविधाएं हैं एज अ मंत्री आप उसका उपभोग कर रहे हैं, आप पेमेंट ले रहे हैं, सारे लाव लश्कर का मजा ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी वही है। अगर आपके मंत्रालय में कोई भी घटना, कोई भी दिक्कत होती है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। आप ध्यान दे ये होंगे, नोटिस करते होंगे कि कोई भी रेल दुर्घटना हो या सरकारों के माध्यम से कोई भी घटना होती है, तो किसी न किसी छुटभइये व्यक्ति पर, निम्न स्तर के अधिकारी पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, या फिर उस अधिकारी पर भी फोड़ने लायक नहीं होता है ठीकरा, तो क्या किया जाता है, कहा जाता है तकनीकी दिक्कतें थी, तकनीकी कारणों से दिक्कत हो गई और एक्सीडेंट हो गए या फिर जान माल के नुकसान हो गए, अर्थ या फिर जांच बैठा दी गई है और जांच का रिजल्ट साल दर साल, महीने दर महीने बीतता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचता है, और जिसके परिवार के, जिसके अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो इस वेदना में, इस पीड़ा में अपने जीवन को बिता देता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर मंत्री जी के मंत्रालय में कोई भी दिक्कत होती है, तो मंत्री जी की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जिम्मेदारी सिर्फ इस्तीफा दे के ही तय नहीं की जानी चाहिए, इस्तीफा मांग के ही तय नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए कि क्यों हुआ, स्पष्ट कारण आप दीजिए। तकनीकी कारण नहीं होता, तकनीकी अगर कारण भी होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको मंत्रालय इसीलिए सौंपा गया है कि आप तमाम जितने भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उसका निदान करेंगे, ठीक करेंगे। फिर भी घटनाएं होती हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है और आपको स्वतः तौर पे सामने आना चाहिए, खुद से सामने आके एक्सेप्ट करना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, मैं सुधार के लिए फलाना चीज कर रहा हूं, बतानी चाहिए अपनी योजनाओं को। तकनीकी आधार पर पल्ला झाड़ लेना ही निष्कर्ष नहीं होता है। और नीतीश कुमार जी ने हालांकि इस्तीफा दिया, ये ठीक बात है, लेकिन क्या इस्तीफा देने से चीजें बदल गई? आज एक्सीडेंट नहीं हो रहे? 99 में भी एक्सीडेंट हुआ करते थे और 99 के बाद भी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ट्रेन टकराव की स्थिति में है, एक दूसरे से भिड़ रही हैं। तो ये विचारने का प्रश्न है, और आशा करते हैं कि आपको तमाम चीजें समझ में आई हो, चीजें ठीक लगी हो। अगर जरा सा भी वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।